वाह, क्या आईपीओ है। आशा मैम, बहुत समय बाद आप आज हाथ में आए हो, तो जरा आज बहुत सारे पुराने हिसाब किताब भी जरा पूरे कर लिए जाएं। तो शुरुआत मैं करूंगा वे बैक लेंस कार्ड से, जो बहुचर्चित था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी, वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न थी ये वो, और उस कंसर्न को बाजार ने वैल्यू दे भी दी। जिस दिन वो लिस्ट हुआ वहाँ से उसमें डिस्काउंटिंग शुरू हो गई। सो अब लेंस कार्ड को जिन्होंने लाइन लगा कर लिया था वो क्या करें, और जो लोग अभी भी इच्छा रख रहे हैं लेने की वो क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो जिन्होंने लिया था वो होल्ड करें। इसके रिजल्ट्स अब आने वाले हैं और मेरे को ऐसा लगता है कि रिजल्ट्स के बाद एक इसमें आगे का मोमेंटम अब डिसाइड होगा। 29 नवंबर को रिजल्ट की तारीख है, तो अभी सिर्फ होल्ड करने की सलाह है। लेकिन स्टॉप लॉस एक बार 402 का रख लीजिए, जो कि इश्यू प्राइस थी। उसके नीचे का क्लोज दे तो फिर एक बार एग्जिट कर जाइएगा। तो लेंस कार्ट में और बाकी होल्ड कर लीजिए। किसने बाद में एंट्री की, क्योंकि एक चीज तो आपको सुमित जी माननी पड़ेगी कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब हम बात कर रहे हैं, अभी भी ये इश्यू प्राइस के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, नीचे नहीं आया। और जिस दिन इसकी लिस्टिंग हुई थी उस दिन भी अगर आप 11 बजे के बाद का मोमेंटम देखेंगे तो इसने पूरा कोशिश किया इश्यू प्राइस को सस्टेन करने का। वो 11 बजे के बाद की आप अगर कैंडल्स देखते हैं लिस्टिंग डे के, तभी भी ये इश्यू प्राइस के ऊपर ही सस्टेन करना चालू कर दिया था। लेकिन रिजल्ट्स आने पे बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो कंसर्न था वो वैल्यूएशन का था। अगर रिजल्ट्स में बढ़िया ग्रोथ दिख गई तो शायद वो कंसर्न्स कहीं ना कहीं डाइल्यूट होते हुए नजर आए। तो अभी करना क्या है, इतना अगर लेके बैठे हैं तो एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लें 402, जो कि इश्यू प्राइस है। और जैसा मैंने बताया, रिजल्ट्स की तारीख मैंने बता दी है, तो रिजल्ट्स आने के बाद वापस से पोजीशन को रिव्यू कराएं। ओके मैम, दूसरा आता है ग्रो का आईपीओ। ग्रो में मुझे आप सवाल ये नहीं है कि अभी क्या करें, सवाल ये है कि जब ग्रो का आईपीओ आया था 100 रुपये पे इशू प्राइस था, 200 रुपये पे स्क्रीन पे भाव दिख रहा है, 195, 190 रुपये, 130, तो मोटा मोटा आप 100% गेन पा रहे हो 6 दिन के अंदर। सो क्या वो जस्टिफाई था? पहला हिस्सा। दूसरा, क्या आज 150 रुपये पर उसको लेना जस्टिफाइबल है? दो, 50% गेन आज भी उनको मिल रहा है जिन लोगों ने आईपीओ में अलॉटमेंट थे। तीसरा, वो बीएससी की मार्केट कैप बीट करके उससे ऊपर खड़ा हो गया था। सो क्या उस समय हमें कहीं लग नहीं रहा था कि ज्यादा ही कुछ हो गया है, सिचुएशन ऐसी? जी बिल्कुल, आपने यहाँ पे एकदम सही बोला। और इसीलिए अभी हम थोड़ी देर पहले जब ग्रो की शायद बात कर रहे थे, मैंने तभी भी बोला कि ये काउंटर में आज नतीजे आए हैं। नतीजे उस तरह के नहीं है जिस तरह के ये दौड़ लगा रहा था। ऑल्दो नतीजे अच्छे हैं, खराबी नहीं है, लेकिन जिस तरह की दौड़ लगाई थी, एक्सेप्शनल सेट ऑफ नंबर्स वर एक्सपेक्टेड। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ग्रो में अभी थोड़ा सा रुक जाए, नई खरीदारी ना करें। ये थोड़ा और नीचे आएगा, मैं वापस बोलती हूँ, अगर 145 के आसपास आता है तो नई खरीद के मौके ढूंढे। अभी अभी इसमें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स तो मैं एंट्री करने की सलाह नहीं। ओके। पाइन लैब मैम, एक ये भी कंसर्न उठा था वैल्यूएशन को लेकर, लेकिन जी बाजार ने इसमें इतनी बुरी हालत नहीं करी। सो यहाँ क्या करें? देखिए, पाइन लैब्स की बात करें तो बिल्कुल इसका इश्यू प्राइस था 221, लेकिन बहुत बढ़िया लिस्टिंग 262 के हमने उसके लिस्टिंग के दिन देखने को मिली थी। बट अनएक्सपेक्टेड लिस्टिंग थी। इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि थोड़े से कंसर्न्स थे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लेके। मेरे हिसाब से इसमें अभी पाइन लैब्स में चाहे तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अभी भी इश्यू प्राइस के मच ऊपर है, 221 है, 200 इश्यू प्राइस 236 चल रहा है। तो अभी इसमें नई खरीदारी ना करें सबसे पहले। और अगर इश्यू प्राइस के लिए भी तो चाहे तो थोड़ा प्रॉफिट भी बुक करें। एक फिजिक्स वाला मैनेजमेंट से भी हमने बातचीत की थी। कई सारे कंसर्न भी रहे, लेकिन हाँ लिस्टिंग अच्छी हुई, तो ये दोनों के बीच में आता है। लेंस कार्ड की खराब और ग्रो की बहुत अच्छी के बीच में कहीं आता है, जहाँ लिस्टिंग ठीक थी लेकिन उसके बाद सरक गया। सो यहाँ क्या करें? देखिए, फिजिक्स वाला की बात करें ना, तो सुमित जी, एक बिजनेस मॉडल को समझना बहुत जरूरी है। ये जो बिजनेस मॉडल है, इनका इकोनॉमीज ऑफ स्केल काफी स्ट्रांग है, क्योंकि इनकी जो फीस है वो नॉर्मल फीस के करते हैं। अगर आपने तो पूरा चर्चा की जी और एन, ये जो नीट की ये चार्ज करते हैं फीस, वो काफी काफी रीजनेबल है एज कम्पेयर टू जो मार्केट में चार्ज होती है। इनका एक मोट वहां पे आता है। लेकिन अब अगर इन्होंने फीस इंक्रीज करी
तो क्या स्टूडेंट्स टिकेंगे? क्योंकि आप अगर एक नॉर्मल हम बिजनेस को समझे तो इस बिजनेस में दो ही बेसिस पे स्टूडेंट्स टिकते हैं। तो टीचर की रेप्यूटेशन, कौन सा टीचर है जो पढ़ा रहा है, और दूसरा फीस। इन दोनों में अगर कहीं भी स्टूडेंट्स को दूसरा ऑप्शन मिलता है, क्योंकि टैलेंट को रिटेन करना इस तरह के बिजनेसेस के लिए चैलेंज होता है, टीचर्स को रिटेन करना, क्योंकि उसके पीछे ही काफी स्टूडेंट्स आते हैं, टर्न अप होते हैं। तो वो एक बिजनेस के लिए चैलेंज है। मुझे ऐसा लगता है कि फिजिक्स वाला ने जिस तरह का यहाँ पे कमांड किया था, जो प्राइस, वो बहुत ज्यादा हाई था। अभी आने वाले नतीजों में पता पड़ेगा कि वो इसमें कितना सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। तो मैं फिजिक्स वाला में अभी भी मैं ये बोलती हूँ, नई एंट्री मत करिए। आईपीओ के टाइम 109 में लिया हुआ है, थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर बुक करिए, या फिर 120 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। उसके नीचे जाए तो प्रॉफिट जरूर बुक करिए। बाकी मुझे लगता है कि ये वाला जो बिजनेस मॉडल है, इसमें ये दो चीजें हमेशा ध्यान रखें। तो बैरियर्स जो होते हैं एंट्री के, वो बहुत कम होते हैं। आप टैलेंट को कैसे रिटेन करते हैं, टीचर्स की रेप्यूटेशन पे बहुत कुछ निर्भर करता है। और फीस अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आपने फीस बढ़ाई तो वापस से स्टूडेंट्स का जो रुख है वो दूसरी तरफ हो सकता है। कंपनी इन सब बातों को लिहाज में रखते हुए अब अपनी ग्रोथ कैसे दिखाती है वो देखने की बात होगी। जस्ट होल्ड करिए, नई एंट्री ना करें। ओके मैम, एक और आता है बीच में, एमवी फोटोवोल्टाइक एंड फुजियामा पावर। ये दोनों कुछ हद तक सोलर और विंड और रिन्यूएबल से रिलेटेड है। और ये सब इसमें जो जानकार बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पेपर आ चुका है मार्केट में, पूरे सोलर में, जी विंड में, रिन्यूएबल में। क्या ये कंसर्न ही इनकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर रहा है? जी बिल्कुल, आप ये देखिए इसमें बहुत ज्यादा हो गया है। और सिर्फ अगर मैं वारी या प्रीमियर एनर्जीज को निकाल दूं, क्योंकि उनका बिजनेस बहुत ही अलग लेवल का, अलग स्केल का बिजनेस है। तो ये जो इंडस्ट्री में बाकी परफॉर्मेंसेस भी हमने बहुत अच्छी नहीं देखी है। अब मैं अगर यहाँ पे एमबी की बात करूं, तो फिर भी इसने, क्योंकि वैल्यूएशन, और वो भी अगर इन्होंने जो क्वार्टरली नंबर दिए थे उसको आप एनुअलाइज करते हैं, तो वैल्यूएशन यहाँ पे डिसेंट लग रहे थे एज कम्पेयर टू पेयर्स। तो हमने देखा कि उसने फिर एक फॉलो अप मूव दिखाया था। लिस्टिंग के दिन तो वो फ्लैट टू माइनर पॉजिटिव क्लोज हुआ था, लेकिन उसके बाद उसने चाल पकड़ी। मेरे हिसाब से ये वाले सेक्टर में आगे ये लोग किस तरह से, क्योंकि कैपेसिटी ओवर सप्लाई का एक बहुत बड़ा कंसर्न इस पूरी इंडस्ट्री को है। तो उसको ये कैसे फाइट करते हैं वो हमें देखना होगा। इसलिए एमबी फोटोवोल्टिक में तो मैं यही बोलती हूँ कि थोड़ा सा मुनाफा अभी वसूल करें, बाकी 220 का एक स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को होल्ड करें। ये दोनों ही काउंटर्स कोई बहुत अट्रैक्टिव या फिर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखने जैसे नहीं है, अनटिल और अनलेस कुछ और ही इसमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले। तो वो फिर नतीजों के बाद भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म मेरे हिसाब से तो इसमें एमवी में तो थोड़ा मुनाफा वसूली करनी चाहिए, और यहाँ पे होल्ड करना चाहिए अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो 220 के स्टॉप लॉस के साथ। मैम अब आते हैं ये 3 आईपीओ पे, जो मतलब ये तो पुराना हिसाब किताब हमारा चल रहा था, जी अब आज के हिसाब पर आते हैं। जी पहला है कैपिलरी टेक। ये आज लिस्ट हुआ, 877 रुपये, 877 करोड़ का शायद ये पूरा आईपीओ था। और लिस्टिंग भी जी। ठीक ठाक ही रही, कोई बहुत फायरवर्क नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरह का बाजार है उसमें तो ये अच्छा ही मानेंगे कि 8-9% ऊपर कामकाज कर रहा है। आप कैसे देख रहे हो इसे? देखिए सबसे पहले तो ये कैपिलरी टेक्नोलॉजीज की बात करें, तो ये जो कंपनी है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड क्लाउड SaaS सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट बेसिकली ये उसमें है। तो देखिए जो CRM इनका वर्ल्ड में ये नंबर 1 या नंबर 2 पे ये कंपनी आती है। बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जिनके साथ इनका बिजनेस है। अब अगर मैं देखूं, मुझे मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी, और इन सब के ऊपर जो मैं वेटेज देती हूँ वो मैं देती हूँ इस इंडस्ट्री की साइज और ग्रोथ, जो कि काफी अट्रैक्टिव है। तो मुझे ये आईपीओ ठीक लगा था, और इस आईपीओ ने ठीक ही परफॉर्म किया है। यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यूएशन को लेके बोल सकते हैं कंसर्न्स है, क्योंकि जस्ट टर्न अराउंड दिखाया है FY 25 में, और उसमें भी अगर आप अदर इनकम हटा दें, बहुत माइनर टर्न अराउंड ही हम उसको मानेंगे। लेकिन फिर भी अच्छी लिस्टिंग आज हुई है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। सिर्फ शॉर्ट टर्म का या लिस्टिंग का नजरिए से किसी ने लगाया, कुछ मुनाफा वसूल करे पार्शियली। हम्म, तो थोड़ा सा मुनाफा वसूल कर लेने में कोई हार्म नहीं है। मैम दूसरी कंपनी है एक्सेल सॉफ्ट टेक। ये कंपनी अब तक करीब करीब 20 गुना 25 गुना सब्सक्राइब हो चुका है ये आईपीओ। आज ये आईपीओ बंद होने वाला है, तीसरा दिन है। और
फ्रेश इशू प्लस ओएफएस दोनों है। 500 करोड़ का आईपीओ है, इसमें 180 करोड़ का फ्रेश इशू है, बाकी ओएफएस है। 120 रुपये इसका अपर बैंड यानी प्राइस बैंड का अपर हिस्सा है। क्या किया जाए यहाँ पर? देखिए ये भी एक देखा जाए तो सैस कंपनी है और ये लर्निंग और असेसमेंट मार्केट पे फोकस करते हैं। तो इसके दो तीन पॉइंट्स हैं जो थोड़े से मुझे खटके थे। सबसे पहले तो अगर आप इसके ओवर द टाइम CAGR ग्रोथ देखें तो वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि सैस कंपनी में यूजुअली ग्रोथ काफी बढ़िया देखने को मिलती है, तो वहां पे थोड़ी सी लैकिंग रही है। दूसरी तरफ इनका जो डिपेंडेंस है वो पियर्सन ग्रुप, एक जो इनका मेजर क्लाइंट है, वो 60% ऑफ द रेवेन्यू कॉन्स्टिट्यूट करता है। ऑल्दो वो पूरा एक ग्रुप है, लेकिन फिर भी 60%, 60% ऑफ रेवेन्यू बहुत बड़ी चीज होती है, जो कि सिर्फ एक ग्रुप से आ रही है। तो ग्रोथ को लेके थोड़ा सा कंसर्न लगा, डिपेंडेंस ऑफ रेवेन्यू को लेके थोड़ा कंसर्न लगा, और देखा जाए तो वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है। अब आप इसके अगर पेयर ग्रुप्स में देखें तो जो भी इन्होंने पेयर सजेस्ट किया उसमें एक MPS लिमिटेड करके कंपनी है, जो कि मैंने इसकी प्योर एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि वो भी लर्निंग और असेसमेंट मार्केट में ही काम करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और ग्रोथ के फ्रंट पे वो कहीं आगे है इसमें। लेकिन सुमित जी, हम इस बात को भी नकार नहीं सकते कि आजकल जो भी लिस्टिंग्स हो रही है उसमें बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी काम करते हैं। तो सिर्फ फंडामेंटल बेसिस पे लिस्टिंग्स आजकल होती नहीं है। तो मेरा यही यहाँ पे राय है कि अगर आप रिस्क ले सकते हो तो फिर आप इसमें लगाओ, नहीं तो आप रहने दो, क्योंकि फंडामेंटल कोई बहुत ज्यादा इसके स्ट्रांग नहीं है। ठीक ठाक ही फंडामेंटल वाली कंपनी है, वैल्यूएशन भी कोई इतनी स्ट्रांग नहीं है। सैस का जरूर लेबल है, लेकिन सैस के हिसाब की ग्रोथ नहीं है। तो सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि लिस्टिंग अच्छी नहीं होगी, लिस्टिंग अच्छी हो भी सकती है। तो वो एक रिस्क अगर लेके किसी को लगाना हो तो इसमें लगाएं। बाकी हमारी सलाह तो यही है कि एक बार लिस्ट होने के बाद देखें ये कैसा परफॉर्म करता है, और फिर इसमें निवेश करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन मैं फिर वापस से रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि लिस्टिंग बहुत सारे दूसरे पॉइंट्स पे डिपेंड करती है, तो माइट बी पॉसिबल कि कुछ लिस्टिंग गेन भी ये दे जाए, बट प्योर ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल्स मेरे लिए तो वेट एंड वॉच ज्यादा रहेगा इसका मार्केट। ओके मैम। और मैम लास्टली सुदीप फार्मा, इसका आईपीओ आज से ही खुला है और पहले दिन ही करीब करीब ऑलमोस्ट पूरा सब्सक्राइब हो चुका है ये आईपीओ, और आज से लेके ये आईपीओ 25 तक खुला रहेगा। 563 से 593 रुपये प्राइस बैंड है। 895 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। 95 करोड़ का फ्रेश इशू है और 800 करोड़ का ओएफएस है। सो एंकर बुक भी ठीक ठाक ही आई है, 268 करोड़ रुपए एंकर बुक से रेस किया है। क्या करा जाए इसमें मैम? देखिए ये कंपनी मुझे पसंद आई, और एक ही नेगेटिव लगा कि वैल्यूएशन बहुत हाई किया है। वैल्यूएशन हाई है और उसमें भी OFS में कंटेंट ज्यादा है। 890 करोड़ में 800 करोड़ का तो OFS है। 895 करोड़ में, माफ कीजिएगा, टोटल 895 का इश्यू साइज है। 95 करोड़ का फ्रेश इश्यू है, 800 करोड़ का OFS है, और वैल्यूएशन थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन कंपनी के अगर आप फंडामेंटल्स देखेंगे, जो बिजनेस में ये कंपनी है, देखिए ये टेक्नोलॉजी लेड मैन्युफैक्चरर है। और ये क्या बनाती है, ये स्पेशली फूड ग्रेड आयरन फॉस्फेट्स बनाते हैं, जो कि आपके फूड इंडस्ट्रीज में और न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में काम आते हैं। लेकिन इसमें जो मेन कैचिंग फैक्टर है वो ये है कि एक तो इनकी फैसिलिटी USFDA अप्रूव्ड है। काफी अच्छा ये पॉइंट है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये इनको हेल्प करता है कि ये और अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं आगे की दूसरी ज्योग्राफीज में, स्पेशली USA और यूरोप में ये और भी ज्यादा एक्सपेंशन कर सकते हैं, क्योंकि USFDA का अप्रूवल मिला हुआ है। दूसरी तरफ देखें तो जो ये आयरन फॉस्फेट या ये जो मिनरल्स वगैरह भी है, ये मिनरल्स को काम में ले सकते हैं ये लिथियम आयरन बेस्ड बैटरी बनाने के लिए, जो कि EV और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काम में आती है। इनफैक्ट इन्होंने एक पूरी होली ओन्ड सब्सिडरी भी उसके लिए इन्होंने पूरी अपनी ली है, जो कि इस बिजनेस को देखेगी। तो मुझे ग्रोथ फैक्टर्स बहुत स्ट्रांग लगे। अपने आप में एक निश प्लेयर है, इस तरह का कोई प्लेयर मार्केट में अभी एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए RHP में इन्होंने पेयर्स भी यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किए जो कि इनके कंपेटिटर्स लिस्टेड स्पेस में इंडिया में हो। आउट ऑफ इंडिया दो तीन है, स्पेशली बॉल कैम करके एक कंपनी है, तो जब हम उनसे कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली वैल्यूएशन ज्यादा लगते हैं। लेकिन मे बी ये जिसे हम बोलते हैं कि स्केर्सिटी प्रीमियम, क्योंकि इंडिया में तो कोई कंपनी नहीं है, तो वो कमांड करने के लिए वैल्यूएशन इन्होंने हाई रखे। तो वैल्यूएशन अगर और ये अच्छे करते तो बहुत अच्छा रहता, बट स्टिल मुझे लगता है ऑन द बेसिस ऑफ अ बिजनेस मॉडल, वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, आप इस IPO में लगा सकते हैं। लिस्टिंग गेन, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दोनों नजरिए से।
मैम दूसरा कंसर्न भी है कि पूरे आईपीओ के बाद प्रमोटर की होल्डिंग 76% हो जाएगी, यानी कि आगे भी विंडो रहेगी 1.5% होल्डिंग ऑफलोड करने का सेबी के नॉर्म के हिसाब से, जी तो वो एक ओवरहैंग भी शायद जी। गोइंग फॉरवर्ड रहेगा।